नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, 8वें लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम एक नया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखने वाले हैं जिसका नाम है स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन डिस्कशन में लेंगे। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने वर्नियर कैलिपर सीखा था और वर्नियर कैलिपर को स्क्रीन पे देखने के बाद वो कैसे वर्क करता है, उसके एनिमेशंस समझने के बाद आई होप आपको वर्नियर कैलिपर बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, उसी तरह से एनिमेशंस की मदद से, बराबर स्क्रीन पे डायग्राम्स की मदद से हम स्क्रू गेज को भी सीखने वाला है। क्योंकि बच्चों, जब आपको चीज़ें विजुअलाइज होएगी, जब चीज़ें दिखेगी तभी तो विजुअलाइज होएगी, और जब आपको चीज़ें विजुअलाइज तभी तो फिजिक्स आपको आसान लगेगा। सो दिस इज हाउ द स्क्रू गेज लुक्स लाइक। ऑलराइट, है ना बढ़िया, इंटरेस्टिंग ना। काफ़ी सारे बच्चों को माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, ये स्क्रू गेज काम कैसे करता है सर, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे मेजरमेंट के लिए। ऑलराइट, सो देखो बच्चों, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ये रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है ये? रोटेट। और जब ये वाला पोर्शन रोटेट करेगा तो यहां पर आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। मतलब यहां पर ये आपको जो जॉइंट दिख रहा है वो यहां से ओपन होएगा। सर, ओपन करके जरा बताओ तो सही कैसे होता है। सी नाउ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, सी दिस, है ना इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, वापस से एक और बार मैं आपको बताने, है ना बड़ा मजेदार। ऑलराइट, सो जैसे जैसे इसको हम रोटेट करेंगे ना बच्चों, वैसे वैसे ये यहां से ओपन अप होता जाएगा, खुलता जाएगा, बराबर। अब कुछ बेसिक नेमिंग्स देख लेते हैं टू विच इज एसोसिएटेड विद स्क्रू गेज। ये जो पोर्शन है बच्चों, ये दोनों, उसको कहते हैं जॉ ऑफ स्क्रू गेज। आइदर कहते हैं जॉ या कहते हैं स्टड। दिस इज अ फिक्स्ड जॉ। फिक्स्ड मतलब इसका पोजीशन यहां से हिलने वाला नहीं है, चेंज नहीं होने वाला है। वेयरएज दिस इज अ मूवेबल जॉ। ये यहां से ओपन अप होते 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 मूव कर सकता है। सो द फिक्स्ड जॉ इज अ मूवेबल जॉ, बराबर ना। यहां पर आपको बच्चों एक स्केल नजर आ रही है। कैन यू सी द स्केल, दिस वन, राइट। उसको कहते हैं मेन स्केल और लीनियर स्केल। यानी यहां पर अगर आप बच्चों फोकस करें तो mm ऐसा लिखा हुआ है। दैट मीन्स द मेन स्केल इज अ मिलीमीटर स्केल। मतलब एक डंडी उसका 1 मिलीमीटर रीड करने वाली है। ऑलराइट, यहां पर भी अगर आप देखें बच्चों तो एक और स्केल हमें नजर आ रही है। वन मोर स्केल इज हियर। इसको कहते हैं बच्चों सर्क्यूलर स्केल और कैप। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ रेचेट। अब बच्चों, ये रेचेट का मतलब क्या होता है, ये जब आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये रेचेट का कोई काम फिलहाल नहीं है। फिलहाल हमें सर्कुलर स्केल, मेन स्केल और जॉ, इसके वर्किंग पे फोकस करना है। दिस यू विल लर्न ड्यूरिंग योर लेबोरेटरी सेशंस। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज एक नंबर विजुअलाइजेशन विच इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। और मैं आशा करता हूं कि ये विजुअलाइजेशंस की मदद से आपको स्क्रू वॉच का वर्किंग बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ऑलराइट, अब इसका थोड़ा बेटर व्यू के लिए मैंने और स्क्रू गॉज को ओपन अप कर दिया है। कैन यू सी दिस? The screw gauge is quite open up and clearly now the main scale is visible. So it is a 0, then 1, 2, 3, 4, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10 mm, 11, 12, 13, 14, 15 mm. So this is the millimeter scale. Alright, and यहाँ पर आपको जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, that is a reference line. Alright, अब काफी सारे बच्चे का माइंड में सवाल आता रहेगा कि सर, ये स्क्रू गेज क्यों यूज करने की जरूरत पड़ रही है? वाई वी शुड यूज द स्क्रू गेज? अरे बच्चों, अगर आपको याद हो, बचपन से हम
सेंटीमीटर स्केल यूज करते हुए आए हैं। सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, बराबर। अब अगर ऐसा कोई डिवाइस मिल जाए जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर से कम हो, तो लीस्ट काउंट जितना कम होएगा उतना मेजरमेंट में एरर कम आएगा, और जितना मेजरमेंट में एरर कम आएगा उतना अपना एक्यूरेसी बढ़ेगा। सो 0.1 सेंटीमीटर से छोटा लीस्ट काउंट इज अ 0.01 सेंटीमीटर विच इज अ वर्नियर कैलिपर। लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम, राइट? और अगर बच्चों 0.01 सेंटीमीटर से भी अगर छोटा लीस्ट काउंट अपने को चाहिए तो उसके लिए डिवाइस है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट? सो वर्नियर कैलिपर में इन जनरल हमें 0.01 सेंटीमीटर तक का लीस्ट काउंट की स्केल मिलती है। उससे भी अगर हमें छोटा लीस्ट काउंट चाहिए, मतलब अगर एक्यूरेसी और बढ़ानी है अपने मेजरमेंट की, तो इसलिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को मेजरमेंट में यूज करते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस डिवाइस। ऑलराइट, नाउ व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉ, सो बाय द वे जो भी हमें मेजर करना रहेगा ना, उसको ये दो जॉ के बीच में हमें प्लेस करना होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर हमें कोई स्फीयर है, उसका डायामीटर मेजर करना है, तो स्फीयर को इस तरह से हम प्लेस करेंगे दो जॉ के बीच में, बराबर। तो यहां पर लिखा गया है कि व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू जॉज, मतलब द टू जॉज आर जस्ट इन कॉन्टैक्ट। अरे बच्चों, अगर ये दो जो कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको क्या चेक करने का, आपको एक चीज चेक करने की मैं आपको जूम करके जरा बताता हूं। कैन यू सी रेड कलर का रेफरेंस लाइन यहां पर है ना? वो रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल के 0 के साथ में कोइंसाइड करना चाहिए। एंड राइट नाउ यू कैन क्लियरली सी 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ रेफरेंस लाइन, राइट? तो ये आपको चेक करना होता है अपना मेजरमेंट शुरू करने से पहले। अरे सर, ये अगर 0 रेफरेंस लाइन के साथ में कोइंसाइड नहीं होएगा तो क्या होएगा बच्चों? वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होएगा, बराबर। फिलहाल आपको चेक करने का कि भाई कोइंसाइड करना चाहिए, एंड राइट नाउ इट इज कोइंसाइडिंग, सो वी आर रेडी टू टेक द मेजरमेंट्स, बराबर। ऑलराइट, नाउ सर, हाउ टू टेक द मेजरमेंट? ओके, सो बिफोर वी मूव टू दैट पार्ट, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसके पहले हम ये सीख लेते हैं कि व्हाट आर द कांस्टेंट्स एसोसिएटेड विद अ स्क्रू गेज, मतलब कौन से टर्म स्क्रू गेज के साथ एसोसिएटेड है। सो आई हैव अ डायग्राम हियर। अब थोड़ा सा एनिमेशन ध्यान से वापस से देखने की जरूरत है बच्चों, ध्यान से जरा देखना है ना, और फिर देख लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे तो टर्म्स ऐसे आसानी से आपको समझ में आएंगे। देखो, मैं इसका एक राउंड घुमाता हूं, मतलब इसका एक रोटेशन में घुमाता हूं। सी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखा, ये हो गया एक रोटेशन, ठीक है। अब एक और रोटेशन घुमाता हूं, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से, ठीक है, बराबर। सो इफ यू सी, हमने इसको कितने राउंड घुमाया है सर? 2 राउंड, बराबर। जब इसको 2 राउंड घुमाया तो अगर आपने देखा हो तो ये जो है, ये जो वो पीछे पीछे जाता है थोड़ा थोड़ा, और उसकी वजह से यहां पे गेज खुलने लगता है, राइट? मतलब कैन आई से, व्हेन वी आर रोटेटिंग दिस सर्कुलर स्केल, दिस जॉ इज एडवांसिंग, एडवांसिंग मतलब इट इज मूविंग, राइट? तो इसको एक बार घुमाने पे आपका लीनियर स्केल जितना आगे बढ़ता है उसको कहते हैं पिच। क्या बोले बेटा इसको? पिच। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू in one complete rotation of cap मतलब circular scale is called as pitch, बराबर।
हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके तौर पे हमने उसको 2 राउंड घुमाया, बराबर। तो 2 राउंड घुमाने पे इफ यू सी हियर, जूम करके मैं बताता हूं आपको, कैन यू सी, दूसरा डंडी भी दिख रहा है हमें, मतलब पहला डंडी इज अ 1 mm, दूसरा डंडी इज अ 2 mm. सो आई हैव रिटन स्क्रू एडवांसेस बाय 2 mm फॉर 2 रोटेशन ऑफ कैप। 2 रोटेशन में 2 mm, तो एक रोटेशन में कितना, उसी को तो पिच कहा जाता है। तो एक रोटेशन में 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1 mm, बराबर, क्लियर। सो एक रोटेशन में स्क्रू जितना एडवांस करता है, आगे बढ़ता है, उसको कहा जाता है पिच। और अपने स्क्रू गेज के लिए पिच इज 1 mm, बराबर। 2 mm in 2 rotation, so 1 mm in 1 rotation, बराबर, 2 divided by 2. Now the second terminology associated with the screw gauge is a least count, LC. अगर आपको याद हो, वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला था 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच मतलब क्या, ये रहा, ये है पिच। सर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल मतलब क्या बच्चों, देखो यहां पर ये है आपका सर्कुलर स्केल, है ना। अब देखो यहां पर दिख रहा है ना 0, 5, ये 10, फिर ऐसे पीछे भी नंबर रहेंगे ना, ऐसे घूमते 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 इधर है 90, और फिर इफ यू सी इधर है 95, और 95 के बाद में भी देखो 96, 97, 98, 99 एंड 100 मतलब वापस से 0 पे पहुंच गए, समझा। तो जितनी नंबर ऑफ डंडी सर्कुलर स्केल पे है उसी को कहा जाता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो अपने एग्जाम्पल के लिए जो स्क्रू गेज यहां पर यूज किया है उसमें 100 डंडी है। ऐसे भी स्क्रू गेज आते हैं जिसमें 50 डंडी होती है, राइट। सो फिलहाल इट इज 100 डिवीजन, सो पिच is a 1 mm divided by number of division is 100, so 1 upon 100 is a 0.01 mm, which is nothing but 0.001 centimeter. So in general बच्चों सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। इन जनरल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मिला है 0.001 सेंटीमीटर। ये इन जनरल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इतना ही हो, है ना। 0.02 भी हो सकता है, 0.05 भी हो सकता है, डिपेंड कि उसका लीनियर स्केल एंड वर्नियर स्केल किस तरह का है। स्क्रू गेज में भी ज़रूरी नहीं है सारे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 ही हो, इट कैन बी 0.002, इट कैन बी 0.005, डिपेंड्स कि आपका लीनियर स्केल किस तरह का है और आपके सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स है। हमने जो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे जो स्क्रू काउंट इतना है, अपन ने जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है उसका लीस्ट काउंट इतना है, बराबर। नाउ सी, अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 जॉस, बराबर, मतलब अगर ये स्क्रू गेज के 2 जॉ है, उसके बीच में जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, लेट्स से देयर इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और हमें ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायामीटर मेजर करने का है, बराबर। अब देखो, तो ये जो है ना, ये मूवेबल जॉ, बराबर, इसकी मदद से हम घुमाएंगे और ये मूवेबल जॉ को मूव करते 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 ऑब्जेक्ट के करीब लाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को एकदम ऐसा हार्ड प्रेस नहीं करना है, जैसे ही ये मूवेबल जॉ
ऑब्जेक्ट को टच कर जाएं, फिर आपको इसको और ज्यादा घुमाना नहीं है, इसको क्रश नहीं कर देना है, बराबर। मतलब ये दो जॉ के बीच में ऑब्जेक्ट जस्ट प्लेस हो जाना चाहिए। तो ध्यान से देखना बच्चों, एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा। सी, आई एम रोटेटिंग दैट स्केल एंड सी दिस, बस, बराबर। अब ये जैसे ही ऑब्जेक्ट दो जॉ के बीच में कांटेक्ट में आ गया, अब हम रीडिंग लेने की शुरुआत करेंगे। स्क्रू गेज में भी दो तरह की स्केल होती है, लीनियर स्केल एंड सर्कुलर स्केल। तो हमें रीडिंग भी लीनियर स्केल से भी मिलेगा और सर्कुलर स्केल से भी मिलेगा। वो दोनों को मिला देंगे तो हमें फाइनल रीडिंग मिलेगा। सो रीडिंग ऑफ अ स्क्रू गेज विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अपने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है वो अभी प्रीवियस स्लाइड में निकाला, उसको एज इट इज यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया है, नो चेंज, बराबर। अब देखो रीडिंग कैसे लेना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करके बताने की कोशिश करता हूं। मेन स्केल में जो डिवीजन जस्ट विजिबल होएगा दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग। मतलब जो डंडी आने वाला है वो नहीं, जो दिख रहा है वो। अब देखो कौन सा डंडी दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का बड़ा वाला डंडी, फिर 6 7 8 एंड सी दिस 9th डंडी इज जस्ट विजिबल। सो जस्ट विजिबल जो डंडी रहेगा, कैन यू सी दिस, वापस से जूम करके बताता हूं, सी दिस वन दिख रहा है, ब्लू कलर का लाइन ऐसे बराबर पॉपअप हो रहा है, राइट। सो दैट इज द मेन स्केल रीडिंग, बराबर। राइट नाउ इट इज 9 नंबर का डंडी। अब सर सर्कुलर स्केल का रीडिंग कैसे लेने का, सर्कुलर स्केल का रीडिंग, अब देखो बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। सर्कुलर स्केल का जो डंडी रेफरेंस लाइन के साथ में कोइंसाइड करेगा दैट विल बी द सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो राइट नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, जूम करके बताता हूं बच्चों मैं, देखो ध्यान से, सी 5वां डंडी सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के साथ में जस्ट कोइंसाइड कर रहा है, जस्ट, है ना, थोड़ा सा ही फर्क है, बट अपन 5वां डिवीजन को ले सकते हैं कि भाई वो सर्कुलर स्केल के एक लाइन में ही ऐसा नजर आ रहा है, बराबर। सो इफ यू सी दिस, यहां से मिलेगा मेन स्केल का रीडिंग और यहां से मिलेगा सर्कुलर स्केल का रीडिंग, एंड दैट इज द रीजन द रेफरेंस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको हम जनरली ऐसा फॉर्मूला में लिख देते हैं, मेन स्केल का रीडिंग इज अ कैपिटल एन, सर्कुलर स्केल का रीडिंग इज अ स्मॉल एन। और सर्कुलर स्केल पे जो है ना सिर्फ डिवीजन करके दिए है, डंडियां बना करके दी है, वो डंडी कितना वैल्यू रीड करती है वो बताया नहीं है, इसलिए सर्कुलर स्केल के रीडिंग के साथ में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई होएगा, तब जाके हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग मिलेगा। सो द रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू LC. What is the meaning of the term? Capital N is a main scale reading which is just visible. Small n is a number of division on circular scale coinciding with reference line. Make sense? और अपने ये एग्जाम्पल के लिए, अपने ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के डायामीटर के लिए क्या क्या रीडिंग आ रहे हैं बच्चों, अपने ये वाले शेप का मेन स्केल का रीडिंग आया है 9, ये देखो यहां पे यूनिट mm, प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा डंडी, 5वें नंबर का डंडी, 5 multiplied by least count is a 0.01 mm. So 5 multiplied by 0.01 is a 0.05 plus 9 करेंगे तो आंसर आएगा 9.05 mm. That is how we take a reading from screw gauge. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल था
कि सर जब दो जो कांटेक्ट में रहते हैं तब रेफरेंस लाइन के साथ जीरो कोइंसाइड नहीं हुआ तो क्या होएगा, तो एक एरर आएगा रीडिंग में जिसको कहा जाता है जीरो एरर। व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन, when two jaws are just in contact, the instrument has an error called as zero error। बराबर। जीरो एरर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव जीरो एरर। What is the meaning of negative zero error? When zero of circular scale lies above the reference line, then the zero error is said to be negative. And when zero of circular scale lies below of reference line, then the zero error is positive. So what is the meaning? इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये है बच्चों, अगर दो जो जब कांटेक्ट में रहेंगे ना तो रेफरेंस लाइन के साथ में अगर 90, 95, 85 ऐसा कुछ कोइंसाइड करेगा ना तो समझ लेने का नेगेटिव जीरो एरर है, ऐसा याद रख लेने का। बराबर। और अगर जब दो जो कांटेक्ट में रहेंगे तब रेफरेंस लाइन के साथ में 5, 10, 15 ऐसा कोई डिवीजन कोइंसाइड करता रहेगा ना तो समझ लेने का पॉजिटिव जीरो एरर है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ऐसा याद रख लेंगे ना तो बड़ा आसानी से आप टाइप ऑफ जीरो एरर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टेक्निकल डेफिनेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है ना। जब दो जो कांटेक्ट में रहेंगे तब रेफरेंस लाइन के साथ में अगर दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां ऐसा डंडी कोइंसाइड करता रहेगा देन इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर रेफरेंस लाइन के साथ में 95, 90, 85 ऐसा डंडी कोइंसाइड करता रहेगा दैट मीन्स वी हैव अ नेगेटिव जीरो एरर। मेक सेंस? ठीक है, ओके। मतलब जब दो जॉ के बीच में कुछ भी प्लेस नहीं किया है ना तभी भी यहां पर कुछ रीड हो रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉजिटिव जीरो एरर। और जब यहां पर दो जॉ के बीच में कुछ प्लेस नहीं किया है तो जीरो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, तो अभी तो 95 कर रहा है, घुमाएंगे तो 95 नीचे जाएगा और फिर जीरो कोइंसाइड करेगा, है ना। मतलब इतना पोर्शन कम रीड होएगा इसमें, इतना पोर्शन ये 0 और 5 के बीच का जो है ना, इतना 0 और 5 के बीच का इतना ज़्यादा रीड होएगा, इसमें ये 95 और 0 के बीच का है उतना कम रीड होएगा, इसीलिए कम रीड होएगा, इसीलिए बोला है नेगेटिव जीरो एरर। ज़्यादा रीड होएगा इसीलिए बोला है पॉजिटिव जीरो एरर। एंड जीरो एरर इज ऑलवेज एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड। मतलब रीडिंग में से जीरो एरर को एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल रीडिंग। बराबर? मेक सेंस? ऑल राइट। अब जीरो एरर कैसे निकाली जाती है वो भी जरा सुन लो, यहां पर मैं आपको लिखा के दे देता हूं। बराबर। जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए दोनों जॉ कांटेक्ट में होने चाहिए। बराबर। और फॉर्मूला बनता है ऐसा, n + n × LC। n is a main scale reading, small n is a number of division on circular scale which just coincides with reference line when two jaws are in contact, and LC is a least count. This is how we can calculate positive zero error। पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है, बराबर। अब जनरली मेन स्केल पे जीरो ही दिखता रहेगा आपको, तो ये जीरो बन जाएगा, ये गया साइड में। एन मतलब कौन से नंबर का डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था ना उसमें 5वां डिवीजन कोइंसाइड हो रहा था, 5वां, सो एन की जगह पे 5 आएगा। और LC इज नथिंग बट लीस्ट काउंट, जो हमारे स्केल हमारी स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट था 0.01 mm। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अ पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट अ नेगेटिव जीरो एरर। बच्चों नेगेटिव जीरो एरर में आपको क्या करना है वो जरा सुन लीजिए ध्यान से। टोटल जितने डिवीजन रहेंगे ना, टोटल डिवीजन
सर्कुलर स्केल पे, उसमें से हमें नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग विथ रेफरेंस लाइन वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव जीरो एरर मिलेगी। हमने जो एग्जांपल लिया था ना, उसमें अगर आपने देखा हो तो मेन स्केल का 0 नजर आ रहा था, और सर्कुलर स्केल में 95 कोइंसाइड कर रहा था। 95 मतलब यहां पर पुट करेंगे 95, तो ये बनेगा 100 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाय एलसी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अ नेगेटिव जीरो एरर। 100 माइनस 95 मतलब 5, मतलब बेसिकली 5 डंडी का एरर है ना एक्चुअली। तो वो सर्कुलर स्केल का 0 5 डंडी जो है वो शिफ्टेड है ना, तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट अ नेगेटिव जीरो एरर। मेक सेंस? ऑल राइट, चलो अब यहां पर आ जाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द जीरो एरर। अब एक और टर्मिनोलॉजी है स्क्रू गेज के साथ एसोसिएटेड, जिसका नाम है जीरो करेक्शन, एंड जीरो करेक्शन इज डिफाइंड एज नेगेटिव साइन ऑफ जीरो एरर। तो जैसे जीरो एरर को एल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट करना होता है, जीरो करेक्शन को हम करेंगे एल्जेब्रिकली ऐड टू गेट द फाइनल रीडिंग। दोनों नहीं करने का, दोनों में से कोई एक करने का। अगर आप एरर के साथ डील करते हैं तो फाइनल रीडिंग विल बी ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, और अगर आप जीरो करेक्शन के साथ डील करते हैं तो फाइनल रीडिंग विल बी ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन, लाइक दिस। ठीक है, good enough? Okay, so now we are ready to go ahead with the numerical solving associated with the screw gauge. Read the screw gauge shown in the figure. Main scale has half mm mark. Circular scale has 50 divisions. In complete rotation, the screw advances by half mm. What is this? This is nothing but pitch. यह है pitch. What is this? Main scale का एक डंडी half mm रीड कर रहा है. And what is this? It is number of division on circular scale. तो ये है pitch, ये है number of division on circular scale, और ये है मेन स्केल का एक डिवीजन हाफ mm, बराबर। एंड दिस इज द डायग्राम विच इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये डायग्राम आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने नहीं बनाया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब बच्चों इसको रीड करना है। अब देखो ध्यान से जरा देखो, थोड़ा सा अलग तरह का स्क्रू गेज आपको नजर आएगा। सी, ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल, उसको जरा समझ लो पहले। मेन स्केल हाफ mm है, मतलब क्या है, 0 और 5 के बीच में इफ यू सी 10 डंडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझा? तो हर एक डंडी हाफ mm रीड करेगी, मतलब ऐसा 0 से शुरू करने का, नीचे वाला डंडी पहले देखने का हाफ mm, फिर ऊपर वाला 1 mm, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5 एंड फिर 5, समझा? सो दैट इज अ मीनिंग, द मेन स्केल इज हैविंग हाफ mm, बराबर। ओके, अब देखो जरा मेन स्केल का रीडिंग क्या आएगा। 5 तो दिख रहा है इधर आपको 5, फिर देखो 5.5 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, और फिर देखो ये डंडी दिख रही है, राइट। सो हियर यू कैन सी ये वाला है ना। सो मेन स्केल पे 5.5 6.5 इज द रीडिंग। मेन स्केल का रीडिंग इज 6.5। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अ सर्कुलर स्केल? बच्चों ध्यान से देख लो जरा, ये 10 है, ये 20 है, तो इसके बीच का रहेगा 11 12 13 एंड 14 डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद अ रेफरेंस लाइन। सो मेन स्केल का रीडिंग है 6.5, सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 14, बट अभी तक तो लीस्ट काउंट तो सर निकाला ही नहीं हमने। सबसे पहले बच्चों स्क्रू गेज का क्वेश्चन आएगा तो लीस्ट काउंट निकालने से शुरुआत करने की। सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। सो पिच इज अ हाफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज अ 50, समझा? और अब जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसमें सब सब्स्टिट्यूशन करने का समय आ गया है। सो कैपिटल N की जगह पे 6.5, स्मॉल n की जगह पे 14,
मल्टीप्लाइड बाय LC की जगह पे हाफ डिवाइडेड बाय 50, समझा? बराबर. नाउ सी, हाफ डिवाइडेड बाय 50 इज नथिंग बट 1 अपॉन 100. 14 upon 100 is a 0.14. 6.5 plus 0.14 will give us 6.64 mm and that is the final answer. एक और डायग्राम आपको सवाल में दिया हुआ है. दिस इज द सेकेंड डायग्राम. इसको भी हमें रीड करने का है. बराबर से जरा देखो, जूम करके मैं बताता हूं. Right? What is the main scale reading? 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 and 4.5. और अगला डंडी दिख नहीं रहा है तो यही अपना फाइनल रीडिंग माना जाएगा. 4.5 इज अ मेन स्केल रीडिंग. बराबर. नाउ सी, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें टोटल 50 डंडी है ना, तो ये 0 है, ये 40 है, तो ये जो रहेगा ना, ये 30 नंबर रहेगा, ये 30 रहेगा. ये आपको ऐसा समझ में आना चाहिए. बराबर. 30, 40, देन 41, 42, 43, 44, 49, 50, मतलब वापस से 0 पे आ गए. समझो ऐसा. अब देखो, ये 30 है, ये 40 है, ये बीच का बड़ा डंडी 35 रहेगा. देन 36, 37, 38 एंड 39 is coinciding with the reference line. So the main scale reading is a 4.5 plus circular scale reading is a 39 into LC is a half divided by 50. ये सब mm में है, mm. ठीक है ना, mm. चलो, half divided by 50 is basically 1 upon 100. 39 upon 100 is a 0.39. 4.5 plus 0.39 will be giving 4.89 mm. That is the final answer. Okay. बच्चों आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों ये सारे सवाल जो है ना, वो अपने एंट्रेंस बुकलेट के सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चंस यहां पर मैंने कवर किए हैं. सो यू गो टू द एंट्रेंस बुकलेट, स्क्रू गेज का टॉपिक, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल मैंने सारे ही क्लास वर्क में कवर अप किए हैं. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रीड द स्क्रू गेज. मेन स्केल हैज अ हाफ mm मार्क. समझ में आता है अभी ये सब डेटा. राइट. In complete rotation, screw advances by half mm. This is a pitch. Circular scale has 50 division. It is again the similar screw gauge जो हमने last question में पढ़ा, सेम तरह का screw gauge है. बराबर. Again the diagram is a part of the question. Diagram सवाल में दिया रहेगा अपने को. ठीक है. इसका रीडिंग लेना है. बराबर. बड़ा सा आसान सा देखो सवाल है. आपको क्लियरली दिख रहा है मेन स्केल का 6.5 mm वाला डंडी is just visible. So main scale reading is a 6.5. Now what about a circular scale reading? वो भी dotted line से आपको शो करके दिखाया है. देखो ये 40 है, अगला 41, अगला 42 एंड अगला 43. So circular scale reading is a 43. What will be the least count? It is a pitch divided by number of division on circular scale. So it is a half divided by 50, right? So the reading of the screw gauge will be 6.5 plus 43 multiplied by least count. It is a half mm is a pitch divided by 50 is the number of division on circular scale. Make sense? So half upon 50 is a 1 upon 100. 43 upon 100 is a 0.43. 0.43 plus 6.5 will give us 6.93 mm and that is a final answer. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन की बढ़ाते हैं. A wire of resistance R is equals to 100.0 ohm and length 50.0 centimeter is put between the jaw of screw gauge. Its reading is shown in the figure. So figure is a part of the question. The pitch of screw gauge is 0.5 mm and there are 50 division on circular scale. Find its resistivity. Okay, कुछ अलग ही फाइंड करने को बोला है. In correct significant figures and maximum permissible error in rho. All right. So when I say maximum permissible error,
ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि किस तरह का एरर चाहिए, वेदर वी वांट रिलेटिव एरर और अ परसेंटेज एरर। बट यहां पर कुछ लिखा नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट परसेंटेज एरर फाइंड करके क्वेश्चन को टर्मिनेट करेंगे। एंड दिस इज द डायग्राम विच इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बराबर। नाउ सी, ये डायग्राम से हमें क्या रीडिंग मिलने वाला है वो ज़रा समझना इंपॉर्टेंट है। बराबर। अगर ये डायग्राम दिया है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का ही डायग्राम लग रहा है, नहीं? सी दिस, नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है, सॉरी, माय मिस्टेक। सो दिस इज 5, राइट? देन देयर इज अ 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 and 8. So main scale is giving us 8 mm. What about the circular scale? This is a 40, this is a 50. So 40 के बाद में 41, 42 is coinciding with the reference line, right? So the main scale reading is a 8. Circular scale is giving us 42. Least count निकालना पड़ेगा, which is the pitch divided by number of division on circular scale. So 0.5 divided by 50, बराबर 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50, यहां से अपने को लीस्ट काउंट मिलेगा। सो व्हाट इज द रीडिंग देन? द रीडिंग इज 8 mm प्लस 42 मल्टीप्लाइड बाई हाफ mm अपॉन 50. हाफ अपॉन 50 इज बेसिकली 1 अपॉन 100. 42 अपॉन 100 इज अ 0.42. 8 प्लस 0.42 विल गिव अस 8.42 mm. क्या मिला ये सर? बच्चों क्या मिला ये? आप विजुअलाइज करिए। यहाँ पर डायग्राम से आपको शायद नहीं समझ में आता रहेगा। ये फिक्स्ड जॉ था, ये मूवेबल जॉ था, उसके बीच में हमने वायर रखा ना, वायर, ऐसा वायर रखा रहेगा लाइक दिस, है ना? तो हमें बच्चों मिला वायर का, यस, डायामीटर. सो दिस इज व्हाट वी गॉट, this portion. This is called as diameter of a wire. बराबर. तो जो रीडिंग मिला है, it is giving us diameter of the wire. Let's come back here. So this is a diameter. अब डायमीटर का क्या काम बच्चों याद करो? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए. What is A? सर A is a क्रॉस सेक्शनल एरिया. अरे सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर. सो आई कैन कीप रो एज इट इज. एरिया को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा R मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ पाई आर स्क्वायर. और जो लेंथ वाला टर्म है, लेंथ वाला टर्म वो डिवीजन में चला जाएगा इधर, राइट? सो इट इज डिवाइडेड, right? So we are getting rho is equals to r pi r square by L. बट सर हमें रेडियस तो नहीं मिला, हमें तो डायामीटर मिला. सही बात है, दिस इज अ डायामीटर. सो r की जगह पर आई कैन सब्सटीट्यूट d by 2. So this becomes d by 2, the whole square becomes d square by 4. So I'm getting r pi d square by 4L. That's it. और अब हमें सब कुछ पता है. Let me substitute resistance, pi का वैल्यू, diameter जो अभी यहाँ पर हमने निकाला, right? 4 लेंथ हमें सवाल में दिया हुआ था. लेंथ को हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके पुट किया है. ये मिलीमीटर को भी सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁻⁻² आया है. और मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁻³ आया है यहाँ पर. बराबर. ओके. इसका कैलकुलेशन करके सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.011 ओम मीटर. सो दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर. सो एक हमें चीज चाहिए थी, फाइंड रेजिस्टिविटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. इफ यू नोटिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स? यहां पर देखो बच्चों, हम सब नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हैं सवाल में. पाई तो हमने अपने हिसाब से वैल्यू सब्सटीट्यूट की है. डी ये मेजरमेंट लेकर के 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आया, 8.42, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? एंड एल
इज गिवन इन द क्वेश्चन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए एज possessed by one of the number. So since this is having 3 significant figure, so answer also must possess a 3 significant figure. So इसमें बच्चों ज़रा एक छोटी सी गलती है, 0.011 उसके बाद में एक और डिजिट आएगा। आप ज़रा कैलकुलेट करके ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा व्हाट इज़ दैट डिजिट कमिंग आउट टू बी। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 1 1 और एक रहेगा, दैट विल बी द थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बराबर, ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला है? दूसरे पार्ट में बोला है कि भाई मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेंसिटी फाइंड करना है। सो इक्वेशन आपके सामने है। सो यहां से हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन आर प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी प्लस परसेंटेज एरर इन एल। समझा? Let me substitute everything. Now see, again this is a very very important aspect. Sir, क्वेश्चन में तो हमें रेजिस्टेंस में कितना एरर है वो तो दिया नहीं था। बच्चों वो देखो कैसे समझ में आता है। अगर आपको 100.0 ऐसा रीडिंग दिया है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ऐसा डिवाइस यूज किया है जो डेसिमल के बाद में एक डिजिट की एक्यूरेसी देता है, इसीलिए रीडिंग 100.0 ऐसा लिखा गया है। राइट? तो ये इंडिकेट करता है कि डिवाइस का लीस्ट काउंट होएगा 0.1। एक और बार समझाता हूं। डायामीटर देखो, डायामीटर, वो डायामीटर का लीस्ट काउंट तो हमने यहां से निकाला ना, 1/50 मतलब 1/100 0.01, तो समझ में आ गया। लेंथ का समझाता हूं मैं, लेंथ का। लेंथ हमने रीड किया है ऐसा, क्वेश्चन में दिया है 50.0। 0.0 का मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया रहेगा जो डेसिमल के बाद में एक डिजिट की एक्यूरेसी देता है, इसीलिए लीस्ट काउंट रहेगा वो इंस्ट्रूमेंट का 0.1। So error in the measurement of length is a 0.1. समझा? बराबर? And if you calculate this, approximately it is coming out to be 0.54%। मतलब ये जो आंसर आया ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना बाकी था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0.54% एंड दैट इज अ फाइनल आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं सवाल में। TWO2 नहीं होगा यहाँ पे, TO2 होएगा। ठीक है, सो ओके, आई कैंट चेंज दैट। TO2, ठीक है। टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर ए स्क्रू गेज इज यूज्ड, द मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 mm. In a complete rotation, the screw advances by 1 mm. So what is this? This is pitch. And the circular scale has 100 divisions. Okay. The reading of screw gauge is as shown in the figure. If there is no error in mass measurement, but error in length measurement is 1%, then find the maximum possible error in density. Okay, this is the diagram. बराबर? नाउ सी, डायग्राम को जरा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। बराबर? लेट्स टेक द मेजरमेंट। लुक एट द मेन स्केल, 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm। सो मेन स्केल से 3 mm मिल रहा है। सर्कुलर स्केल से देखो, ये 0 यहाँ पे है, ये बड़ा वाला डंडी दिख रहा है वो 5 नंबर का है, फिर अगला डंडी 6 नंबर का है, और फिर अगला डंडी रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, दैट इज अ 7th नंबर का डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग इज अ 7, मेन स्केल का रीडिंग इज अ 3 mm। पिच 1 mm का है, 100 डिवीजन है। ये तो अपना वाला स्क्रू गेज है जो अभी आज के लेक्चर में आगे के स्लाइड में वीडियो में हमने समझा। सो 1 mm पिच होता है और 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे होते हैं, तो लीस्ट काउंट बनता है 0.01 mm। सो रीडिंग ऑफ अ स्क्रू गेज, बराबर, आई विल बी राइटिंग इट हियर। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको समझाता हूं कहां से आ रहा है ये सब कुछ। बराबर, यहां पर मैं आपका पहले रीडिंग ले लेता हूं। सो ये रहा रीडिंग, कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू LC। कैपिटल N इज अ 3 mm plus small n is a 7 multiplied by least count is a 0.01 mm. So this will give us 3.01 mm. क्या मिला बच्चों? ये तो डायग्राम से समझ में आना चाहिए आपको, मिला ये वायर का डायामीटर। डायामीटर मिला आपको।
बराबर। अब हमें पता क्या करने को बोला है ना बच्चों, पता करने को बोला है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? इट इज अ मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस वायर? इट इज अ सिलिंड्रिकल शेप। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, बराबर। वॉल्यूम इज अ पाई आर स्क्वायर एल। रेडियस की जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट d बाई 2, डायामीटर अपॉन 2, तो होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा d स्क्वायर बाई 4, तो ये बन गया d स्क्वायर बाई 4, राइट। सो m अपॉन पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, मेक सेंस, राइट। और यहां से अभी l ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और इसका परसेंटेज एरर लिखेंगे ना तो ऐसा आएगा, डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाई बाई 100 अपन लास्ट स्टेप में करेंगे, इज इक्वल्स टू m is a mass, there is no error in the measurement of mass। अरे मास में कोई एरर ही नहीं है तो मास वाला टर्म करेंगे अवॉइड, अवॉइड। मास के अलावा पाई अवॉइड हो जाएगा, 4 अवॉइड हो जाएगा, d स्क्वायर है इसीलिए 2 टाइम्स डेल्टा d बाई d, और l का डेल्टा l बाई l, डन, राइट। एंड नाउ लेट मी सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज। सो डेल्टा रो बाई रो मैक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.01 अपॉन 3.07 प्लस 1 अपॉन 100 इंटू 100, बराबर। ये देखो क्या हो रहा है, ये डेल्टा रो मतलब एरर इन द मेजर, सॉरी डेल्टा डी मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायामीटर। कितना एरर होएगा डायामीटर के मेजरमेंट में? लीस्ट काउंट जितना, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, सो ये सब्सटीट्यूट किया, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू, इट इज अ 3.07, ये सब्सटीट्यूट किया, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज गिवन एज अ 1%, तो ये रहा आपका 1 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो 100 कट के 1% ही है, ये समझा, क्लियर, ऑल राइट। एंड नाउ इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 1.65%। ओके, सो दैट इज आंसर। नाउ बच्चों लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज सेशन, फाइंड the thickness of the wire. The main scale division is of 1 mm. In complete rotation, the screw advances by 1 mm and the circular scale has 50 division. और हमें सवाल में 2 डायग्राम दिए हुए हैं। अरे सर, अभी तक तो सारे सवाल में एक एक ही डायग्राम दिया होता था, 2 डायग्राम क्यों दिए हैं? बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से, जूम करके बताता हूं मैं। जब 2 जॉ के बीच में कुछ भी प्लेस नहीं किया रहेगा तो हमें चेक क्या करना था? चेक करना था कि रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। कर रहा है क्या? आंसर इज नहीं। दैट मीन्स देयर इज ए 0 एरर। तो ये सवाल में 0 एरर है, ये स्क्रू गेज में कुछ 0 एरर है। कितना 0 एरर है और कौन सा 0 एरर है? तो पहले कौन सा 0 एरर है ये पता कर लेते। देखो मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी उस हिसाब से कौन से नंबर का डंडी रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है? इफ यू सी 3 नंबर का डंडी, कैन यू सी थर्ड डंडी, राइट। तो जब भी तीसरा, 5वां, 10वां ऐसा डंडी कोइंसाइड करेगा मतलब इट इज अ पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। और पॉजिटिव 0 एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल कितना रीड कर रहा है? तो मेन स्केल 0 रीड कर रहा है, प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा डंडी? तो तीसरे नंबर का डंडी, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, सो दैट विल गिव अस द पॉजिटिव 0 एरर। सो लेट मी फर्स्ट फाइंड द एक्सेस रीडिंग, मतलब 0 एरर। इट इज 3 नंबर ऑफ डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। ये तो अपना वाला स्क्रू गेज है ना, 1 mm का पिच और 100 डिवीजन, तो जिसका लीस्ट काउंट तो हमें याद ही रह गया है 0.01 mm होता है। सो 3 इंटू 0.01 इज अ 0.03 mm इज अ पॉजिटिव 0 एरर। तो इसीलिए हमें पहला डायग्राम दिया गया था 0 एरर कैलकुलेट करने के लिए। अब दूसरा डायग्राम हमें क्यों दिया है? तो दूसरा डायग्राम हमें रीडिंग लेने के लिए, ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करने के लिए। डायामीटर कैन बी कॉल्ड एज अ थिकनेस, थिकनेस मेजर करने के लिए यूज करना है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, सी दिस। मेन स्केल कितना रीड कर रहे हैं? 0 1 2 3 1 2 3 4 5, 5वां बड़ा वाला डंडी, 6 एंड 7th
जस्ट दिख रहा है, जस्ट। सो मेन स्केल से 7 mm मिला, 7 mm। ये 60 है, ये 70 है, बीच में बड़ा डंडी देखो, बड़ा डंडी दिख रहा है, दैट इज अ 65, राइट। और थोड़ा सा डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कुछ बराबर से थोड़ा नहीं दिख रहा है, बट ये रेफरेंस लाइन जो है ना, तो रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल के 67th डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है बच्चों, 67th, बराबर। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा ना, तो उसका डायग्राम का बहुत बढ़िया क्लैरिटी रहेगा, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। सो इट इज अ 67। सो मेन स्केल रीडिंग इज अ 7 plus circular scale reading is a 67 into least count is a 0.01, so this will give us 7.67 mm। क्या ये फाइनल आंसर मिल गया क्या? जी नहीं, क्योंकि अपने रीडिंग में जीरो एरर है, एंड हैंस द जीरो एरर must be algebraically subtracted from the reading. So the final reading will be 7.67 minus 0.03, which is a 7.64 mm. That is the final answer, and that's it. रियलिटी में स्क्रू गेज ऐसा नज़र आता है, दिस इज अ स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज यूज़ करके आप प्रैक्टिकल करेंगे लेबोरेटरी में जब कॉलेज आपके शुरू होएंगे, और रियलिटी में वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का नज़र आता है, दिस इज़ लाइक अ वर्नियर कैलिपर। ये भी आप यूज़ करेंगे अपने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज सेशन। वापस से अगले लेक्चर में मिलेंगे विद अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।